करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो प्लीज़ अपनी तैयारी में थोड़ा सा और तेज़ी लाइए, ताकि आपको इस बार हर हाल में एग्ज़ाम आप लोगों को क्लियर ही करना है। आज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इतनी मुश्किल से हमने ये कंटेंट आपके लिए इकट्ठा किया है। वो सारे क्वेश्चन अब इस वीडियो में लिए गए हैं जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये आपकी क्लास आज हिंदी की होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पेपर जाने से पहले आप लोग, क्योंकि इस वीडियो से आपको लगभग एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम 30 नंबर का आएगा, तो उसमें 25 से 28 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना, तो वीडियो तो आपकी बड़ी होने ही वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में? तो ब्लूम जी ने। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का जो है वाक्य में प्रयोग कीजिए, यही जो है हमारा भाषा अभिव्यक्ति परखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आगे देखते हैं, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है? अगर आपको रचनात्मक आकलन करना है, तो सबसे बेटर एग्जाम्पल आपका क्या होगा? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यही रचनात्मक आकलन का जो है सर्वाधिक बेहतर उदाहरण होगा। आगे देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं को क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर आप उनकी भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता और सीमाओं का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से है क्या है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होनी चाहिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से। आगे देखते हैं, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। जो आपका हिंदी शिक्षण होता है, अगर आपको उसमें उपलब्धि की जांच करना है, तो किससे करेंगे? तो आप करेंगे उपलब्धि परीक्षण से। आगे देखते हैं, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है, ये हमारी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। आगे देखते हैं, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है। अगर आपको किसी बच्चे की भाषा का आकलन करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यही जो है सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर आपको किसी बच्चे की भाषा का आकलन करना है, क्या तरीका होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? अगर आप किसी भी भाषा की कक्षा में हैं, अगर उनको कहानी सुना रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होगा हमारा? बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या करना है? उनकी विकास करना है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, ये हमारा जो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होगा, वो लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। किसका आकलन? भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। आगे देखते हैं, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के क्या देना है? अवसर देना है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और भाषा का आकलन अगर करना चाहते हैं सबसे अच्छे तरीके से, तो बच्चों को जो है चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के क्या देना है? उनको अवसर प्रदान करना है। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो भाषा हमारी क्या होती है? भाषा की एक नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यही जो है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आगे देखते हैं, गृह कार्य के बारे में सबसे उचित कथन क्या होगा? अगर किसी बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है, तो उसके बारे में सबसे उचित कथन क्या होगा? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी जिस बच्चे का जिस स्तर तक उसको ज्ञान है, उसी के हिसाब उसको जो है गृह कार्य दिया जाना चाहिए। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या तात्पर्य है? यानी अगर पाठ पढ़कर बच्चों से अगर आप प्रश्न बनवाएंगे, तो उसका तात्पर्य क्या होगा?
शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इससे ये पता चलेगा, अगर कोई बच्चा पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने की बात कह रहा है तो इससे क्या पता चलेगा शिक्षक को, शिक्षक यह समझता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। आगे देखते हैं। अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है, अवलोकन को जो है आकलन का भाग आप तभी कह सकते हैं जब वो क्या हो, अवलोकन जो है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो वीडियोग्राफी जो है ये सर्वाधिक सहायक होगा भाषा का आकलन करने पर, वो भी किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। आगे देखते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रकार का प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को क्या देना है, स्थान देना है, अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो अगर हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जानना है तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं। आगे देखते हैं। अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ अनुलंब अनुलगन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यही जो है हमारा अनुलंब अनुलगन है। आगे देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत हो या व्यापक हो, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है, भाषा प्रयोग पर बल देना। इसका आशय क्या है हमारा, भाषा प्रयोग पर बल देना। आगे देखते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगर वो पहली कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कुछ नहीं जानते हैं, वो स्व अभिव्यक्ति करना जानते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगर आप बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, विभिन्न संदर्भों में क्या करना, बातचीत करना। लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से क्या है, अगर कोई लिखित कार्य की जांच कर रहे हो उसमें अगर आप बच्चे की सहायता लेना चाहते हो तो क्या है, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इस तरीके से अगर लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता ले रहे हो तो उनको क्या है, जो दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को क्या मिलेगा, पढ़ने का अवसर भी मिलेगा, फिर उससे अवलोकन भी होता है, इससे क्या होगा, उनकी क्षमता का विकास को अवसर भी मिलता है। आगे देखते हैं। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, यही जो है भाषा में आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या होगा, उनके अभिभावकों से विचार विमर्श करना। आगे देखते हैं। बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द के प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, यही जो है बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, अगर आपसे पूछा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, यही जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या होगा, उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो किसके बारे में बताता है, तो बच्चों की प्रगति जो है वो किस प्रकार हो रही है।
आगे देखते हैं, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा प्रयोग की क्या करना, क्षमता। आगे देखते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यही जो है बच्चे की भाषा के आकलन का सबसे, अगर आपसे पूछा जाता है प्रभावी तरीका क्या है, उनसे प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आगे देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं, अगर आपसे पूछा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का आकलन करते समय आप किसे सर्वोपरि मानेंगे, तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को जो है आप सर्वोपरि मानेंगे। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब ये, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अगर आपको पठन क्षमता का आकलन करना है तो किस प्रकार की सामग्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, क्या होनी चाहिए, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब ये है, जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं, इनका समावेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या हमारा है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगर किसी भी पाठ्य पुस्तक में रचनाओं का समावेश किया जा रहा है तो इससे क्या जानने का मिलता है अवसर, उनकी साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का हम लोगों को क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। आगे देखते हैं, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते। इसका कारण क्या है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है, यह किस ओर संकेत करता है। वह अक्षर पहचान के बजाय जो है अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। आगे देखेंगे, भाषा खाली स्थान और खाली स्थान का उत्तम साधन है। भाषा किसका उत्तम साधन है, जो भाषा है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, एक उत्तम साधन है। तो याद रखना है, भाषा सोचने और महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, एक हमारा उत्तम साधन है। आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, अगर भाषा की कक्षा में है, अगर भाषाई खेलों का आप अगर आयोजन करते हैं तो ये क्या उसमें मुख्यतः क्या लाएगा, रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, खेलों के माध्यम से क्या आएगा, और रोचकता और जोश। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। किस रूप में सामने आएगी, जटिल चुनौती के रूप में। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ क्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करना। जो बहुभाषी कक्षा होती है उसका मतलब क्या होता है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। आगे देखते हैं, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क क्या होता है। तो इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि के माध्यम से निर्धारित किया गया है। यानी जो हमारी इंसानों की भाषा होती है किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के द्वारा, जबकि जानवरों की भाषा को जो है इस प्रकार हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपको किसी भी भाषा पर अपनी कमांड लाना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। आगे देखते हैं, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो भाषा कौशलों में सबसे पहले आप जानते हैं सुबोपाली हमारा होता है। तो सुबोपाली का मतलब सुनना, तो सुनने का मतलब श्रवण। आगे देखते हैं, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है वो कैसी हो सकती है, समान हो सकती है। आगे देखते हैं, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान
और उसका विश्लेषण करना सिखाना। इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा। आगे देखते हैं, कहानी सुनाने से क्या तात्पर्य होता है। कहानी सुनाने से जो है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखते हैं, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। जो बच्चों का हमारा भाषाई विकास होता है ये सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करेगा, समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है। उन्हें सुनने और बोलने की क्या देना है, पूरी आज़ादी हो। यही भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक है। क्या आवश्यक है, सुनने और बोलने की पूरी उनको क्या हो, आज़ादी हो। आगे देखते हैं, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या हो सकता है सर्वाधिक उपयोगी साधन, बाल साहित्य का विविध उपयोग जो है ये सबसे उपयुक्त साधन हो सकता है। हिंदी के प्रयोग को जो है विविध रूपों में जानने के लिए क्या सबसे उपयोगी साधन हो सकता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में तर्क काम करेगा। कौन सा तर्क काम करेगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। जो हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए पाठ्यपुस्तक में, इस कथन में जो है सबसे बेटर तर्क हमारा कौन सा काम करेगा, इससे जो है भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के क्या प्रदान करें, अवसर प्रदान करें। आगे देखते हैं, कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, विद्यागत विविधता होना। क्या होना, विद्यागत विविधता होना। कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय अगर आपसे पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यागत विविधता होना। आगे देखते हैं, पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, यही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण क्या हो, चयन किया जाना चाहिए। यही जो है भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा, पाठों की संख्या कोई भी मैटर नहीं करती है पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय कि आपकी पाठ्यपुस्तक में कितने पाठ हैं या कितने लेसन हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो क्या हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ऐसे पाठ रखने चाहिए भाषा की पाठ्यपुस्तक में। कैसे पाठ रखने चाहिए, जो बच्चों को किससे जोड़ते हों, उनको परिवेश से जुड़े हों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है। जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है ये किस पर बल देगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा क्या है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात की निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। आगे देखेंगे, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है, अगर आपकी कोई भाषा की कक्षा है उसमें जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका उपयोग क्या सुनिश्चित करता है, बच्चे जो है प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर क्या करें, अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। आगे देखते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। जो भी आपका एक लेसन होता है, पाठ होता है, उसमें जो आपके चित्र दिए होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। जो पाठ में चित्र होते हैं किस उद्देश्य के लिए दिए होते हैं? ये जो है चित्र हमारे क्या होते हैं? अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे। आगे देखते हैं, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारी एक पूरक पठन सामग्री है, इसका उद्देश्य क्या होता है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। अब आप लोगों को द्रुत गति नहीं पता होगा। द्रुत गति का मतलब ये होता है थोड़ा सा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा तेज पढ़ना, ये हमारा क्या होगा? द्रुत गति, यानी सामान्य से थोड़ा तेज पढ़ना। आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। अगर आपको एक समावेशी कक्षा अगर आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या आवश्यक होगा? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। समावेशी कक्षा बनाने के लिए यही सबसे आवश्यक होगा। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? अगर आपकी एक समावेशी कक्षा है, अगर आप एक शिक्षक हैं, तो किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देंगे? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, इस पर आप सबसे अधिक ध्यान देंगे एक समावेशी कक्षा में। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? हमारी बाल साहित्य। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है। किसमें विकसित की जाती है अतिरिक्त पठन सामग्री? जो है ये पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए जो है ये हमारी जो है अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है बच्चों के लिए। किस लिए? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? यानी ट्रांसपेरेंसी का किसमें प्रयोग होता है? ये हमारा होता है ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक हमारी साधन है। पूनम अपने देखते हैं, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, इसीलिए जो है वह दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की बारीकी का सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराओगे। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं? एक हमारी एक संसाधन है। आगे देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कथन सही है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भाषा शिक्षण में। आगे देखते हैं, अब भाषा हमारी अगर आपसे बोला जाता क्या है, तो भाषा जो है ये जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। अगर आपसे बोला जाता है भाषा क्या है, तो भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। आगे देखेंगे, भाषाई कौशल के संदर्भ में कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं बल्कि क्रम से नहीं। अगर आपसे बोला जाता है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो भाषाई कौशल एक साथ तो सीखे जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं वो क्रम से सीखे जाएं। हिंदी भाषा में बोलियां, अगर आपसे बोला जाता है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आपको बताना है 18। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? यानी आपको कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, तो आपका मॉरिशस। आगे देखते हैं, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगर आपसे बोला जाता है भाषा का प्रयोग किस लिए होता है, तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में। भाषा के बारे में कथन कौन सा सत्य हो जाएगा?
भाषा हमारी कौन सी व्यवस्था है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखते हैं, बच्चों के स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? उसमें समरूपता होनी चाहिए। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षक की जो स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता कैसी होनी चाहिए? ताकि जो है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए वो आदर्श रूप प्रस्तुत करे। भाषा की पाठ्य पुस्तक डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो है साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में एक हमारी नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, आप ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपसे बोलेगा कि भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। आगे देखते हैं, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने का उद्देश्य ये होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यही भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो सभी भाषाई कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषाई कौशलों के संबंध में आपसे बोला जाता है कौन सा कथन सही है? तो सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से वो अंतः संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं, भाषाई विविधता हमारी क्या है? तो जो भाषाई विविधता होती है ये बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर क्या करती है? संकेत करती है। अगर आपसे बोला जाता है भाषाई विविधता क्या है, तो आपको बताना है बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर ये क्या करती है? संकेत करती है भाषाई विविधता। आगे देखते हैं, कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत जो है भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित होगा? डिंग डोंग सिद्धांत। आगे देखते हैं, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? वो बहुभाषिक होते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? वो जो है बहुभाषिक होते हैं। बहुभाषिक का मतलब होता है जो एक से अधिक भाषाएं जानते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभाषिक। आगे देखते हैं, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। जो हमारी भाषा का अस्तित्व एवं विकास है ये जो है समाज से बाहर कभी भी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। किस पर अधिकार? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ये जो है भाषाई क्षमता के विकास करने के लिए जरूरी है प्राथमिक स्तर पर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? हमारी एक साधन है। उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। अगर आपसे बोला जाता है उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल जो है एक साध्य है और साधन है और क्या है? साहित्य। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधन है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। यानी जो कथन होते हैं वे आपसी व्यवहार में समान रूप से अगर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम कौन सा कथन कहेंगे? अनौपचारिक कथन। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर निश्चित हों। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर क्या हों? निश्चित हों। भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वो एक क्रम में सीखे जाते हैं। साइट हमारा क्या है? जो साइट है ये उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। अगर आपसे बोला जाता है साइट क्या है, तो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है मानसिक स्वस्थता से। किससे कठिनाई नहीं आती भाषा अधिगम में? मानसिक स्वस्थता से। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। क्या कहलाएगा? नेपथ्य। जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थान क्या कहलाता है, तो नेपथ्य। आगे देखते हैं,
भाषा संरचना में आपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। जो हमारी भाषा संरचना होती है उसमें आपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग हमारे कौन से होंगे? 2 होते हैं। आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना होता है। आगे देखते हैं। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, यही होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है क्या? उपयुक्त तरीका हमारा हो जाएगा मौखिक वार्तालाप। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन को जो है सबसे अधिक महत्व देंगे। कब? जब आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन करेंगे। किसको सबसे अधिक महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। आगे देखते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वही आपका जो प्रश्न अभी पहले पूछा गया था, सेम वही है, तो इसको आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं। सतत मूल्यांकन का एक नियतार्थ क्या है? जो हमारा सतत मूल्यांकन होता है इसका एक नियतार्थ जो है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। आकलन हमारा क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुभव बांटना व बातचीत करना। मौखिक भाषा का अगर आपसे पूछा जाता है आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अनुभव बांटना व बातचीत। आगे देखते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप सहमत हैं? किससे आप सहमत होंगे? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। आगे देखेंगे। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक होगा? फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। यानी जो आपने फेरी वाले की आवाज़ सुनी है उस पर एक अभिनय करके दिखाइए। आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? हमारा निष्पक्ष मूल्यांकन जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है ये समस्याओं की पहचान पर इसकी जो है सफलता निर्भर करती है। तभी तो आप उसका उपचार करेंगे जब आप समस्या की पहचान कर पाएंगे। आगे देखते हैं। स्वालीन विकार या आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में क्या होगी? उसको कठिनाई का अनुभव करता है। स्वालीन विकार में आपसे पूछा जाएगा बच्चा किसका अनुभव करता है? तो वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। किस विकार में? स्वालीन विकार में। आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा जो है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु क्या करते हैं हम लोग? शिक्षण करते हैं। किसमें? उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अगर आपसे बोला जाता है क्या करते हैं तो छात्रों की कमजोरियों का निदान करेंगे और उन्हें फिर क्या करेंगे? दूर करेंगे। आगे देखते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका क्या करना है? निदान करना है। आगे देखेंगे। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? अभी तक तो आप उपचारात्मक की बात कर रहे थे, अब हम लोग देखेंगे निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब जिसमें समस्या का क्या किया जाए? निदान किया जाए। तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की क्या करना है? पहचान करना है। यही क्या होता है हमारा निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। आगे देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। अगर आप भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है तो आप क्या करेंगे? हाव भाव के साथ
किसके साथ? हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के मूल भाव पर क्या करे? बातचीत करे। अगर आप कोई नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? पाठ के मूल भाव पर बातचीत करना। पाठ्य पुस्तक की भाषा जो हमारी कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर की व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर आपसे बोला जाता है पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से कैसी होनी चाहिए? मिलती जुलती होनी चाहिए। आगे देखते हैं। लिखना एक तरह की क्या हमारी है? बातचीत है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भाषा के कौशल होते हैं वे अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से। भाषा के आधारभूत कौशल जो है ये क्या किए जाते हैं? हमेशा अर्जित किए जाते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त खालिस्तान भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। यही जो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? जो घर की भाषा होगी वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि घर की भाषा जो है वो अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि जो घर की भाषा है वो बच्चे की क्या है? उसकी भाषाई पूंजी होती है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप एक हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होना ही। ये बात जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगी एक हिंदी शिक्षक के लिए। आगे देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? यानी जो आपकी कक्षा 1 और 2 वाले बच्चे हैं इनके लिए आप किस तरह की कहानी का प्रयोग करेंगे या चयन करेंगे? तो जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की वर्णन की शैली क्या हो? चित्रात्मक। क्योंकि बच्चे जो है चित्रों के माध्यम से चीज़ों को जल्दी गेन करते हैं, जल्दी उनको प्राप्त करते हैं और जल्दी सीख जाते हैं उन चीज़ों को हैं। आगे देखते हैं। उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी किसी शब्द का अगर आपको अर्थ प्रयुक्त करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होगा? वाक्य प्रयोग के द्वारा जो है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे अगर कोई बेहतरीन तरीका आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे वाक्य प्रयोग के द्वारा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? अगर आपका कोई नाटक चल रहा है उसमें अगर कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। आगे देखेंगे। बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए। यानी जो बच्चे की घर की भाषा होगी और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को हम लोग किस तरीके से देखेंगे? उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखा जाना चाहिए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए क्या देना है? अवसर देना होता है। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना। आगे देखते हैं। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? अगर विद्यार्थी में भाषा का विकास करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। यानी मौखिक रूप से जब आप उनको अधिक से अधिक कोई बात समझाएंगे, यही जो है भाषा में रुचि का क्या करेगा? विकास करेगा विद्यार्थी में। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर अगर आप हैं तो भाषा अध्ययन के लिए मुख्य तत्व हमारा होगा उच्चारण की स्पष्टता। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी जो हमारी मातृभाषा है उसके अगर मध्यस्थ बनाए रखना है बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दिए तो हमारी सबसे बेहतरीन विधि क्या होगी? प्रत्यक्ष विधि होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
भाषा सीखने के लिए खाली स्थान कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई चीज़ आप भाषा प्राप्त करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होना चाहिए? समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़ के जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, अगर आपसे कोई बोलता है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले वे जो है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो वो अपनी भाषा की जो है नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे जो है विद्यालय आते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? अगर नेहा जो है अपनी बात अगर किसी से बोल रही है तो वो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो ये क्या होगा? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, हम इसीलिए बोलते हैं मातृभाषा को हमेशा वरीयता देनी है। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अगर आपसे बोला जाता है बच्चे की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो आप जो है हिंदी भाषा के वैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो। यानी जो हमारी जो हिंदी भाषा है ये वैविध्य जो है पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपसे अगर बोला जाता है किस बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना है, तो हिंदी भाषा के जो है वे वैविध्य पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? शामिल हो। हिंदी भाषा के जो है वैविध्य कैसे होनी चाहिए? वो वैविध्य जो है पूर्ण रूप से क्या हो? शामिल हो। आगे देखते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चे की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। यानी जो हमारी समग्र भाषा पद्धति है ये किस पर आधारित होती है? तो बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। आगे देखते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृत कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। अगर आपकी बहुभाषिक जो कक्षा है उसमें क्या है? बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान भी देना है, स्थान भी देना है और मानक भाषा से भी जो है उसको परिचय कराना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था? महात्मा गांधी का। अगर आपसे बोला जाता है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसा किसका मानना था? तो हमारे महात्मा गांधी जी का। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? भाषा प्रयोग सिखाना। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है हमारी वो सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कैसी होती है? कालबद्ध होती है। आगे देखेंगे। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्या है? अगर पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में अगर बात होती है तो वैयक्तिक पठन को जो है प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, तो वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। एक बहुसंस्कृत कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अगर आपकी एक बहुसंस्कृत कक्षा है उसमें अगर एक आप भाषा शिक्षक के रूप में वहाँ पर हैं तो किस बात को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पर जो है आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। आगे देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं, वो लोग जानते हैं। कौन सी भाषा जानते हैं? अपनी मातृभाषा के बारे में जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं। रमेश
ये जो है भाषा हमारी जो स्कूल वगैरह वाली भाषा होती है वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो किसके बारे में जानकारी रखते हैं, जो उनकी मातृभाषा यानी घर की भाषा होती है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः किससे ग्रसित है? तो आप देखेंगे जो पढ़ने में अटकता है बार बार, उसको कौन सी समस्या हमारी होगी? डिसलेक्सिया। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग अगर कोई करता है तो क्या होगा? उस संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है, ना कि बाधा नहीं होती है। अगर आपको एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आता है तो हमारे संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? तो ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऐसी को जो है पाठ्य पुस्तक को जो है स्थान दिया जाना चाहिए। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में मौजूद अगर बहुभाषिकता है तो वो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में क्या होगी? प्रयुक्त की जाती है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यानी जो हमारी कहानी होती है, कविता होती है, गीत, नाटकों के माध्यम से जो है बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। अगर आपकी भाषा की कक्षा चल रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। आगे देखते हैं, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? अगर आप एक कविता पढ़ा रहे हैं तो उसके संदर्भ में आप सर्वाधिक महत्व किस बिंदु को देंगे? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने वाली बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो जो हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात हो रही है हिंदी भाषा की और समावेशी कक्षा का स्वरूप के निर्धारित करने की बात हो रही है तो हमारी क्या होगी? शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे, लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? अगर कोई आपसे बोलता है सर्वाधिक महत्व, तो हमेशा संदर्भ के अनुसार चीज़ें जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आप देखेंगे संदर्भानुसार मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका क्या करना है? प्रयोग करना, बताना। आगे देखते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? नाटक अगर चल रहा है तो क्या एक अभिनय करके ही तो चलेगा? तो कक्षा अभिनय प्रणाली। भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपकी भाषा की कक्षा है तो उसमें शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो गतिविधियां होंगी और युक्तियां होंगी वो क्या होंगी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है? अगर आपसे बोला जाता है जो हमारी आगमन विधि है उसके रूपों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 2। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने शब्दों में क्या करें? दोहरा सकें। आगे देखते हैं, रसीम अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। तो रसीम का उद्देश्य क्या है? तो जो है अगर कोई शिक्षिका है आपके स्कूल में, अगर वो जो है बच्चों को कक्षा के बाहर मैदान में ले जाती है, वहाँ पर पर्यावरण आधारित पाठ का कार्य कराती है, तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या होगा? आप देखेंगे मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने या समझने के क्या देना है? अवसर देना है बच्चों को। यही जो है उसका उद्देश्य है कविता को बाहर पढ़ाने का। कक्षा के बाहर पढ़ाएंगे तो आप जो है उसको प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़कर समझने का क्या देंगे? उन बच्चों को अवसर देंगे। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जो है, अगर आपका विद्यालय उसमें एक से अधिक भाषाओं के शिक्षण के बारे में बात हो रही है तो बहुभाषिकता, राष्ट्रीय सद्भाव का क्या होता है? इससे प्रसार होता है। आगे देखते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे, अगर ये आपकी बहुभाषिक कक्षा है उसमें सबसे कम महत्व जो देंगे हम लोग वो बच्चों को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आप जो है इस बात को बहुभाषिक कक्षा शिक्षण में सबसे कम महत्व
देंगे। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? ये हमारे है नियम कंठस्थ न होना। ऐसे शब्द हमारे किस चीज़ को दर्शाते हैं? उनको नियम का पता नहीं है कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, तो ये क्या है? इनको नियम कंठस्थ न होना। इस तरीके के भाषा प्रयोग यही दर्शाते हैं। कक्षा 1 के बच्चे खाली स्थान एवं खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे घर एवं परिवार से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यानी घर परिवार जो उनका परिवेश होता है, आसपास का वातावरण जो होता है, उनके अनुभव लेकर ही क्या आते हैं? वो विद्यालय आते हैं। नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी जो है नासिरा जो है पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, फिर उसे पढ़ने में कठिनाई भी होती है। तो अगर पूछा जाए वह किससे ग्रसित है, तो हमारी उसको किस प्रकार की समस्या है? डिसलेक्सिया। हमारा किस प्रकार का विकार हो जाएगा? नासिरा को डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन कर रहे हैं तो उसका मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। जितनी अधिक रोचक विषय वस्तु होगी उतना ही बच्चों को सीखने में आसानी होगी और उतनी ही उनको चीज़ें सीखने में अच्छी भी लगेंगी। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का रोचक होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? अगर हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उसमें किसको सबसे अधिक बेहतर मानेंगे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये जो है बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा सा जो है उनको मजबूर करते हैं। इस तरीके के सवाल जो है उनके जो है आगे बढ़ने में भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इस तरीके के सवाल उनको सोचना पड़ेगा कि बाबा भारती की जगह पर वो खुद को अगर रखते तो उस जगह पर वो लोग क्या करते हैं। आगे देखते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी तब वह बच्चों की साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तभी जो है भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी, वर्तमान साहित्य के प्रति क्या हो? उसकी उत्सुकता बनाए रखे। तभी जो है भाषा प्रयोग जो है हमारी एक पुस्तक जो है तभी हमारी क्या मानी जाएगी? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। तो क्योंकि अगर पहली कक्षा में भाषा अध्यापिका जो है अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, इसीलिए जो है अध्यापिका क्या है? चिंतित है। आगे देखते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कथन सही है। अगर बच्चे बोलना सीखने के संदर्भ में अगर आपसे बोला जाता है कौन सा कथन सही है, तो कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ये बात जो है बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में बिल्कुल सही है। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है तो बोलना, सुनने, पढ़ने, लिखने अधिक से अधिक क्या देना है? उनको अवसर देना है। यही जो है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य अगर आपसे बोला जाता है क्या है, तो बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। अगर जो नवीन शब्द होते हैं जिनसे वो परिचित नहीं है उसको अगर आप समझाना चाहेंगे तो शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के विभिन्न संदर्भों में क्या है? भाषा प्रयोग सिखाना, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? जैसे ही समाज से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो हमारे वो
किसकी होगी? वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात हो रही होगी। तो याद रखना है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। ये किसका कथन है? तो हमारे लियो वाइगोत्स्की जी का। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? परीक्षाएं जो है भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के क्या है? हमारे ये सब तरीके होते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचर्चा में किसी भी भाग लेना या वर्णन करना, ये किसके तरीके हैं? भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के क्या होते हैं? तरीके हैं। बच्चे के भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के क्या करना है? नियम पकड़ना। यही जो है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोगों के नियम पकड़ना, यानी उनको कैच करना। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षक को एक बहुसंस्कृत कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं, अगर आपकी कक्षा एक बहुसंस्कृत कक्षा है, तो सबसे अधिक किस बात पर बल देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आगे देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि जो हमारी होती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगमन विधि में किस में जाते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। इसी जगह पर आपकी होती है एक निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी। आगमन का मतलब उदाहरण से नियम की ओर और निगमन का मतलब नियम से उदाहरण की ओर। आगे देखते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? तो व्यतिरेकी विधि होती है। अगर द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि अगर है तो कौन सी विधि होगी? वो व्यतिरेकी विधि। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या, देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लें। सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन हमारा सही है? तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो भाषा शिक्षण है एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या होना चाहिए? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना क्या होना चाहिए? अनिवार्य है। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? यानी अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर हैं, एक शिक्षक हैं, तो सर्वाधिक अपेक्षित आपसे, यानी सबसे अधिक अपेक्षा आपसे किस बात की जाएगी? कक्षा और कक्षा के बाहर के बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ना कि उनको हतोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना हमारा कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में भी आपको मिलेगा प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी हो? प्रभावी हो। अगर आप एक भाषा की कक्षा में हैं तो आपको जो है भाषा कैसी हो? एक प्रभावी हो। आगे देखते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित कौन करता है? तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये भाषा शिक्षण का क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। क्या करेगा? एक भाषा की कक्षा में अगर एक शिक्षक है तो वो बच्चों से यही अपेक्षा करेगा कि बच्चे जो है सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आगे देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संबंधित है? हमारी ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो है लेखा जोखा रखा जाता है, किसमें? पोर्टफोलियो से रिलेट है। आगे देखते हैं। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, यही जो हमारा सबसे कारगर तरीका होता है त्रुटियों को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं।
जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को परीक्षाएं या परीक्षा के लिए क्या करना चाहती है, तैयार करना चाहती है। भी लगने से अगर आपसे बोलता है क्या तात्पर्य है, तो परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी बच्चे जो है लिखने में अगर कुछ त्रुटियां कर रहे हैं, तो आप भाषा एक अगर शिक्षक के रूप में हैं, तो आप उस जगह पर क्या करेंगे? शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का क्या देंगे? उनको अवसर देंगे। आगे देखते हैं। ये आपकी कुछ थ्योरी है, ये आप देख लेना अपने मन से। निगमन विधि क्या होती है, सूत्र विधि क्या है, विश्लेषण विधि हमारी क्या होती है, या भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, इनको आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में सारे। देखते हैं आगे क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं तो भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील क्या होना चाहिए? विस्तार हो। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। भाषा के नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भरा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। कौन सी चीज़ ऐसी? संप्रेषण जो है, ये भाषाओं नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी क्या करेगा? निर्मित करता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को क्या देता है? विस्तार देते हैं। जो भी हमारे खेल होते हैं भाषा को क्या देंगे? विस्तार देते हैं। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर जो है आप वर्तनी संबंधित त्रुटियों का क्या कर सकेंगे? निवारण कर सकेंगे, या उनको अच्छे से उनको चीज़ों को जो है क्लियर कर सकेंगे। तभी जो ये त्रुटियां क्या होंगी? वो दूर होंगी। निवारण का मतलब उसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन देना। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। यही जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता अगर आपसे बोलता है क्या होनी चाहिए, तो उनकी रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करना है? पोषित करना है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियमों सिखाना। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है हमारा मौन वाचन। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? अनुकरण विधि है, आगमन विधि है, और फिर निगमन विधि होती है, और फिर क्या है हमारी? भाषा प्रयोगशाला। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते, यह विचार किसका है? हमारे चामोस्की जी का। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए, नॉम चॉम्स्की जी ने। एक बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में खाली स्थान विचार उचित है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। यानी जो हमारे भाषा और चिंतन में क्या होता है? एक संबंध होता है। यह कथन कैसा है? पूर्णतः हमारा सही है। आगे देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? यानी जो भी हमारा लेसन होता है उसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में जो हमारे अभ्यास और गतिविधियां दे रखी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है
बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यही बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य होगा। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। आप उसे जो है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। जिस भी शब्द में आपको कोई ज़रूरी नहीं ता वाले शब्द हो, अगर धा वाले शब्द में दिक्कत हो रही है तो उसको धा वाले शब्दों का क्या कराएंगे, बार बार उच्चारण करवाएंगे, तभी जो है वो कठिनाई जो है दूर होगी। आगे देखते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, जबकि होना चाहिए फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। जब आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना, यही जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का जो है हमारा उद्देश्य है। व्याकरण से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो हमेशा उसमें जो है भाषा के नियम की प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण, यानी जो व्याकरण होता है ये हमारा नियम से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है? हमारी व्याकरण की बात हो रही तो आप जानते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। व्याकरण में नियम मायने रखते हैं तो इसीलिए आगमन विधि हमारी क्या होती है? नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि क्या हमारी होती है? उदाहरण से नियम की ओर। और जो निगमन विधि होती है हमारी, ये क्या होती है? नियम से उदाहरण की ओर। आगे देखते हैं। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराने के लिए कहेंगे, जैसा कि भी आपका एक क्वेश्चन आया था ता वाला। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता यह होती है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, यही आगमन विधि की विशेषता होती है। और यहीं पर अगर आपका निगमन होगा तो हमारा क्या पहले पेश करेगा? नियम। आगे देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होती थी? निरर्थक होती थी। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कथन सही है। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की क्या मिलती है? झलक मिलती है। यही जो है बच्चों की भाषा के संदर्भ में बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आगमन और निगमन प्रणाली। दोनों प्रणालियाँ जो है हमारी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। आगे देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है घर घर आपकी ही चर्चा। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही जो है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को क्या करेगा? पुष्ट करता है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है? पूर्णतः उचित है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ये व्याकरण पाठ के संदर्भ में क्या है? सिखाया जाता है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना।
एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास क्या होगा? शीघ्रता से होगा। यही सबसे क्या है? प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे अनुकूल ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी मेहनत से हमने आपके लिए क्लास बनाई है ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 15 में से 15 नंबर आसानी से आपको मिल सके हिंदी के सब्जेक्ट में। तो प्लीज़ एक हेल्प हमारी भी थोड़ी सी कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना ताकि हमको भी लगे जो हमने मेहनत की, हमारी मेहनत सफल हुई है। और कोशिश करके भगवान से हम यही प्रे करेंगे ताकि आप लोगों के इस बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।